Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to see what is job analysis and job design. And just थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि HR ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ना। और हमने देखा था कि कैसे हम जो फ्यूचर डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को कैसे फोरकास्ट करते हैं, उसके लिए कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स थे, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स थे, वो सब हमने देखे थे, है ना। तो आज देख लेते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है एंड जॉब डिज़ाइन क्या होता है। सो जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर जॉब। सो जॉब एनालिसिस क्या होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जॉब है उसके बारे में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है और उसका क्या डिजिग्नेशन होगा, वहाँ क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उस पर्टिकुलर जॉब से रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी एम्प्लॉय की उस जॉब रोल पे, है ना। तो जब इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको एक प्रॉपर सेंस में रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम जॉब एनालिसिस। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक डाउन करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम मोस्टली स्किल्स के बारे में बात करते हैं, कैसे स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, जो पर्सनल ट्रेड्स हैं वो कैसे होने चाहिए किसी व्यक्ति में पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से, है ना। वहीं अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाएंगी। वहाँ पे जो फॉर्मल रिलेशनशिप है किसी जॉब किसी पोजीशन की अपर और सबॉर्डिनेट के साथ या सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के साथ वो क्या होगा, तो वो हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम और जब इन दोनों को मिला देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन को, तो उसी को हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं ना। तो यही है, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग टास्क ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जॉब एज वेल एज नॉलेज स्किल एबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। हमें जॉब एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिससे हम पता कर सकें कि एक पर्टिकुलर जो जॉब है या पोजीशन है स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उस पोजीशन पे किस तरीके के व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, उस व्यक्ति पे किस तरीके की स्किल सेट होना चाहिए, है ना, कौन सी नॉलेज होनी चाहिए और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे। तो इन सबको हम नोट डाउन करते हैं ना। इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो सही से क्या कर सके, जॉब एनालिसिस कर सकें। अगर वो सही से जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो सही व्यक्ति है उसको हायर नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर उन्होंने जॉब एनालिसिस में जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसको सही से डिटरमाइन नहीं किया है ना, और उनको पता ही नहीं कि क्या स्किल सेट चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। क्योंकि अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई लैंग्वेज आनी चाहिए कंप्यूटर पे, है ना, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन जो HR मैनेजर हैं उन्होंने सही से इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सी लैंग्वेज आना चाहिए, हमें चाहिए पाइथन का, उन्होंने कोई हायर कर लिया जावा वाला। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पे जो हमारा जॉब एनालिसिस है हम कहेंगे सही से नहीं की गई, है ना। तो इसीलिए जॉब एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी HR मैनेजर के लिए। इसके हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे हमने जॉब वर्थ भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट किसी व्यक्ति को हायर कर रहा है ना, और कितना कंपनसेशन पे कर रहा है उसे, मान लो उसके वे पे उन कुछ सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो सैलरी जो हम पे कर रहे हैं वो उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग है भी या नहीं, कहीं हमसे ज़्यादा तो पे नहीं कर रहे, कहीं हम कम पे तो नहीं कर रहे। क्योंकि इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो अगर हम कम पे कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होगा उसके मोटिवेशन पे नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो वो अच्छे से परफॉर्म शायद नहीं करेंगे क्योंकि उतनी मोटिवेट फील नहीं करेंगे वो। और हो सकता है कि हम ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा कि हम ओवर पे कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जॉब वर्थ और जॉब एवेल्यूशन भी करना ज़रूरी होता है, कि जिससे हमें पता पड़ सके कि जो जॉब है वो उतना वर्थ करती भी है या नहीं करती है। तो अब देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। इट इज़ द रिटन स्टेटमेंट। आप कभी भी अगर आपने देखा होगा, आप लिंक्डइन वगैरह या naukri.com कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ना। आप फिर उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही फिर जॉब स्पेसिफिकेशन भी लिख के होते हैं कि जहाँ स्किल सेट कौन कौन से हैं। लेकिन मोस्टली हमने जो लिंक्डइन या naukri.portal पे देखते हैं तो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में ही वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी, एंड जो हमारे स्किल सेट है वो भी। तो अल्टीमेटली वो इसी में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन दो अलग अलग सेक्शन बनाने चाहिए।
लेकिन बहरहाल हमें पढ़ना है तो इसे देख लेते हैं. इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट जॉब होल्डर डज, हाउ द जॉब इज़ डन, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज़ डन एंड वाई इट इज़ डन. तो हम सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं कि वो जॉब हमें क्यों करनी है, किस कंडीशन में करनी है, कैसे किया जाएगा वो काम, वो प्रोसेस क्या है वो भी यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है. इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ ड्यूटीज, फंक्शन, टास्क, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रपोजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इवेल्युएशन. जॉब इवेल्युएशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसके कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं? जॉब की आइडेंटिफाई करना है ना, जॉब की समरी बनाना, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरविजन रिक्वायर्ड, रिलेशन, और जो जॉब रोल है उसका सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के साथ क्या रिलेशन होगा, मशीन एंड इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे उस पर्टिकुलर जॉब रोल के अकॉर्डिंग, वर्किंग कंडीशन, सोशल इन्वायरमेंट, है ना. तो ये सब चीज़ें हमारी मेंशन की जाती हैं डिस्क्रिप्शन में. आपने देखा होगा वर्किंग कंडीशन में ये चीज़ भी आती है कि जो आपको काम करना है वो अंडर प्रेशर है या नहीं है, किस तरह का माहौल होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं. वहीं जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इट्स मोर टिल्ट्स टुवर्ड द स्किल पार्ट ऑफ द जॉब, है ना. द जॉब स्पेसिफिकेशन state the human characteristics required to perform the job effectively. It sets the eligibility criteria include qualification, knowledge, skill, ability and personal traits. मान लो किसी पर्सनल ट्रेट वहाँ मेंशन होगा कि हमें बंदा चाहिए जो हाईली एनर्जेटिक्स हैं, है ना, या इनोवेटिव हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाईली हम कह सकते हैं पीपल ओरिएंटेड हैं, यहाँ पे ह्यूमन स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस तरीके से पर्सनल ट्रेड्स की भी वहाँ पे बात की जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन में. यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एजुकेशनल एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल रिक्वायर्ड, पर्सनैलिटी असेसमेंट, है ना. तो ये सब चीज़ें हमारी जॉब स्पेसिफिकेशन में रिक्वायर्ड होती हैं. वहीं जॉब वर्थ हम बात कर चुके हैं पहले कि आपको जो जॉब रोल मिला है उसको ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट करती है कि जितना हम उस पर्टिकुलर रोल या जॉब के लिए पे कर रहे हैं उतना पे करना वर्थ करता है या नहीं करता है. जॉब वर्थ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप उन और जॉब के साथ उससे कंपेयर करते हैं ना. ऑल्सो कॉल्ड जॉब एवेल्युएशन. इट सर्व एज अ बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन सिस्टम. मान लो आपको कैसे पता पड़ेगा कि एक मैनेजर है और उसका एक असिस्टेंट है, किसको ज़्यादा असिस्टेंट है किसको ज़्यादा पे किया जाए, है ना. तो वो कैसे पता पड़ेगा? हमें जॉब एवेल्यूशन से ही पता पड़ेगा, क्योंकि जो मैनेजर रोल होगा वो हाईली स्किल्ड एंड वहाँ पे टेक्निकल स्किल या नॉलेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, हाईली चैलेंजिंग जॉब होगी मैनेजर के. वहीं असिस्टेंट की जॉब थोड़ी कम चैलेंजिंग होगी. तो ये हमें कैसे पता पड़ता है? जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हम जॉब एवेल्युएशन करते हैं. तो इनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं और उसके बेस पे हम क्या करते हैं? कंपनसेशन पॉलिसी बनाते हैं या कितना हमें पे करना है पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, वो सब हम डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पे मैंने इनको बनाया हुआ है एक फिगर में. आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी. वैसे मैंने आपको सारी क्लियर चीज़ें बताई दी हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है. इन दोनों का ऑलमोस्ट सम होता है. जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको एक रिटन फॉर्म में रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो रिलेशनशिप है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बाद क्या होगा, फॉर्मल हायरार्की में आपका पोजीशन कहाँ पे होगा, है ना, रिपोर्टिंग आप किसको करेंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होती हैं. और वहीं जब एचआर मैनेजर हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, किसी व्यक्ति में कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होनी चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, है ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, उस टास्क से रिलेटेड आपके पास कितना, जो आप जॉब रोल लेने वाले हैं उससे रिलेटेड आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जॉब स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं. वहीं एचआर जॉब एवेल्युएशन में क्या होता है? वर्थनेस की बात करते हैं, रिलेटिव वर्थ की बात करते हैं जॉब के बारे में. प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द जॉब कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली हम बात करते हैं कि जो हम पर्टिकुलर जॉब है उसको वैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना हमें प्रॉफिट, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति पे 10 रुपये ख़त्म कर रही है तो वो एवेल्युएट कर रही है कि उसे 10 रुपये देना वर्थ करता है कि नहीं करता है. इस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है. प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस देख लेते हैं क्या होता है. सबसे पहले आप क्या करेंगे? जॉब स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करेंगे.
आप डिटरमाइन करेंगे कि जो आप स्पेसिफिक हैं वो कॉम्पिटेंसीज हैं वो किसी व्यक्ति में कौन कौन सी होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। आप कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे? सोर्स जॉब एनालिसिस से बात करेंगे, जॉब इंक्यूबमेंट एम्प्लॉय एंड सुपीरियर से बात करेंगे, मेथड इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनर फॉर्म पे आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज का डेटा इकट्ठे करेंगे। फिर डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन, आप जॉब डिस्क्रिप्शन उसके जॉब के बारे में लेकर आएंगे, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग कैंपेन, आपको क्या क्या करना है ये बताया जा रहा है ना, कि आपको मार्केटिंग कैंपेन करनी है, सुपरवाइजिंग एडवर्टाइजिंग स्टाफ, जो एडवर्टाइजिंग स्टाफ है उसको सुपरवाइज करना है आपको, एंड ऑल्सो मैनेजिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़। तो आपको बताया गया कि आपको क्या क्या काम करना है ना। तो ये क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ऐसे ही जॉब डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन, दोनों में से सेम एक ही चीज़ है, कॉम्पिटेंसी एंड डिटर्मिनेशन, जहाँ पे आपको अल्टीमेटली एबिलिटीज़ के बारे में बात करना होता है, स्किल्स के बारे में बात करना होता है, एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर शुड हैव अ डिग्री इन मार्केटिंग प्लस एक्सपीरियंस इन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। तो उनके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, बोला गया है कि उनमें स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में एंड टीम मैनेजमेंट में उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास मार्केटिंग में डिग्री होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। एंड अल्टीमेटली फिर बाद में क्या होता है, जॉब पोजीशन या डिजिग्नेशन, आप जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप जो पर्टिकुलर जॉब रोल है उसको आप क्या नाम देना चाहेंगे, एचआर मैनेजर, सुपरवाइजर, है ना, असिस्टेंट, जो कुछ भी वो आप ये डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा जॉब एनालिसिस का। अब मेथड देख लेते हैं कि आप कैसे जॉब एनालिसिस करेंगे, है ना। अगर आपको जॉब एनालिसिस करना है किसी एचआर मैनेजर को, तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें पहला मेथड है ऑब्जर्वेशनल मेथड। आप क्या करें, दूसरे कोई मान लो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है, उस रोल पे काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या काम करते हैं, है ना, किस तरीके का काम करते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या इनके पास स्किल सेट है। आप वहीं से उनको देख कर सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे और उसके बेस पे क्या बनाएंगे, आप एक कह सकते हैं जॉब एनालिसिस। आप पर्टिकुलर पोस्ट करेंगे आप अपने कहीं पे भी, या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को देखें और देखकर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं पर्टिकुलर जॉब के बारे में। लेकिन ये सूटेबल नहीं होता कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेटिव जॉब। ये मेथड सूटेबल होता है कि जो जॉब नॉन रिपीटेटिव, जो रिपीटेटिव जॉब होती हैं ना, कि उसी तरह का काम बार बार करना है, लेकिन उस जॉब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेचर की जॉब होती हैं और जो नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं। फिर है इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड। आप अब यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी पोजीशन पे काम कर रहा है ना, तो एक जॉब एनालिस्ट इंटरव्यू द जॉब होल्डर टू कलेक्ट डेटा। एक जो एक्सपर्ट होगा एचआर डिपार्टमेंट से, वो किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेगा जो ऑलरेडी उस जॉब रोल को परफॉर्म कर रहा होगा, और उनसे पूछेंगे कि पर्टिकुलर जॉब पे किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उनकी नॉलेज क्या है, उनका वो कैसे काम कर रहे हैं, किसी टास्क को करने में कितना टाइम लगता है, वो सब इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल का इंटरव्यू लें, है ना, और वहीं आप एक ग्रुप का इंटरव्यू ले लें जो सेम तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और आप पूरे ग्रुप का इंटरव्यू ले लें, है ना। इंडिविजुअल में क्या होगा कि हो सकता है कि वो सारी बातें नहीं बता पाएँ, तो ग्रुप इंटरव्यू कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों से जब फीडबैक मिलता है तो आप एक अच्छा जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है, क्या है कि वहाँ पे क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है ना। ग्रुप डायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जब जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं लोगों के बीच में, वो किस तरीके से ग्रुप में कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जॉब एनालिसिस, ग्रुप इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रुप डायनेमिक्स से थोड़ा बचना होगा। जॉब इंडिविजुअल मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। देखो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और उनको उनसे जब हम डेटा इकट्ठा कर लें, है ना, कलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, तो उनके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। कलेक्टेड डेटा फ्रॉम एक्सपर्ट एंड सुपरवाइजर्स थ्रू डिस्कशन। एडवांटेज प्रोवाइड टेक्निकल एक्यूरेसी। इसमें क्या होगा कि हमें टेक्निकल एक्यूरेसी बहुत मिलेगी। मे इग्नोर एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ जॉब होल्डर। लेकिन जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उनसे डेटा नहीं ले रहे हैं और सिर्फ एक्सपर्ट से पूछ लिया जो कि उस जॉब रोल पे काम कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा सा एरर आ सकता है। लेकिन टेक्निकलिटी को लेकर एरर नहीं आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन जब हम बनाएंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब को कैसे परफॉर्म करना है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर जॉब रोल पे उस पर्टिकुलर कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है, वहाँ काम नहीं कर रहा है, इसलिए, है ना।
तो जब टेक्निकल कॉन्फ्रेंस के मेथड आप अपनाएं तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, उनको ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन करें। डायरी मेथड में क्या है कि आप जो व्यक्ति जॉब पर ऑलरेडी है उसको आप एक डायरी दे दो, और वो व्यक्ति क्या करेगा, डायरी में सारे किस तरीके से कोई टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है ना, वो सारी चीज़ों, क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो एक व्यक्ति उस डायरी में नोट करता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है ना। तो ये एक डायरी मेथड हो गया। फंक्शनल जॉब एनालिसिस क्या, डेवलप बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। जॉब एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद डेटा, पीपल एंड थिंग, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग जॉब इनटू जॉब फैमिलीज। यहाँ पे क्या होता है कि आप डिफरेंट जो सिमिलर टाइप की जॉब है उनको आप एक टाइप की जॉब में कलेक्ट करना चाहते हैं। पोजीशन क्वेश्चनर एनालिसिस क्वेश्चनर, यहाँ पे क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करेंगे क्वेश्चंस का उस जॉब रोल से रिलेटेड, है ना, और फिर आप उनके बेस पे क्वेश्चनर आगे, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी एक्सपर्ट से, सीधी सीधी बात ये है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर ये ऑप्शन आएगा पेपर में कि क्वेश्चनर मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ इस्तेमाल होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ये थोड़ा सा जानने वाला है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में, टेक्निक में क्या है कि आप किसी जॉब रोल को, उसके क्रिटिकल इंसिडेंट जब जॉब रोल में आते हैं उनके बेस पे आप जज करते हैं। वो क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होते हैं कि उसकी वजह से वो जो जॉब है या टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म भी हो सकता है या वो टास्क फेल भी हो सकता है। तो उन जो क्रिटिकल इंसिडेंट हैं उनके बेस पे जब आप जो एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं इन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। फोकस ऑन क्रिटिकल बिहेवियर एंड इंसिडेंट दैट लीड टू सक्सेस और फेलियर इन अ जॉब, डेटा कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर। किसी व्यक्ति ने जब जो क्रिटिकल सिचुएशन पे उस टास्क को परफॉर्म किया है ना, और वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ, उनका आप इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई तो वहाँ पे उन्होंने किस तरह से डील किया, उस समय पे आपको किस तरह की स्किल सेट रिक्वायर्ड था। तो जब इस तरीके के आप क्वेश्चन करके और इंटरव्यू लेके आप मेथड बनाते हैं तो उनको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो ये कुछ एडवांटेज यूज बोल सकते हैं क्या है एम्प्लॉयमेंट में हम, या ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट में कह सकते हैं ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जॉब एवेल्युएशन में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लेवल ऑफ हेल्थ, ये तो सब आपके एडवांटेज आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब देख लेते हैं जॉब डिज़ाइन क्या होता है। हम इससे पहले एक टॉपिक और पढ़ चुके हैं, जैसे कि वहाँ था, जैसे यहाँ जॉब एनालिसिस देखा है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, है ना, ये दो कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो भी एक डायनामिक प्रोसेस थी और वो कीप ऑन चेंज होता रहता था कि आप वहाँ पे करेंट नीड के हिसाब से आप अपने वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन करते रहते थे, और उसको फिर उसके बेस पे आप क्या कर सकते थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसमें आप चेंजेस लेके आते थे, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को बहुत अलाइन कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। ऐसे ही जॉब डिज़ाइन क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली जॉब की एनालिसिस करते रहते हैं ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जॉब है उनकी और एनालिसिस आप करते रहते हैं उन जॉब रोल की, और आप रीस्ट्रक्चर करते रहते हैं ना, उसमें रोल्स क्या ऐड किया जाए, क्या रिमूव किया जाए, है ना, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं कि आप जो आपकी जॉब है ना, वो आपको इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं धीरे धीरे कि वो एक परफेक्ट कंडीशन में पहुंच जाए जहां एम्प्लॉय को ज़्यादा दिक्कत ना हो टास्क परफॉर्म करने में, है ना। अगर आप एक ऐसा जॉब डिज़ाइन कर देंगे जहाँ पे क्लियर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, और स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जब आप क्लियरली मेंशन हो जाएगा तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा कि जो मोटिवेशन है एम्प्लॉय का वो हमेशा बूस्ट रहेगा, क्योंकि वो क्या है, टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा, और टास्क कंप्लीशन का मतलब होता है कि आपका मोरल हमेशा बूस्ट रहेगा। तो यही है कि जॉब डिज़ाइन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जॉब रिलेटेड टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो आपने पहली बार जॉब एनालिसिस की और उसके बेसिस पे आपने किसी व्यक्ति को हायर कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी भी आपने हायरिंग तो कर ली, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति को आपने हायर किया वो अच्छे से टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कतें हैं वहाँ पे जो आपने उनको डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन बताए थे। तो फिर आप और स्टडी करेंगे, है ना, आप जॉब डिज़ाइन की पोजीशन में फिर चले जाएंगे और स्टडी करेंगे आप कि किस चीज़ को हटाया जाए, किस चीज़ को जोड़ा जाए वहाँ पे, है ना, और फिर आप दोबारा वो चेंजेस ला के फिर उस व्यक्ति को आप जो नेक्स्ट हायरिंग करेंगे उनको बताएंगे कि नहीं ये इस तरीके की जॉब पे इस तरीके का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा।
तो जो एक नया व्यक्ति काम करने के लिए आएगा, जब एग्जिस्टिंग व्यक्ति को भी आप देंगे तो उनके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो यही होता है जॉब डिज़ाइन, जहाँ आप रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। It ensure work is assigned to an individual or a group in a way that help achieving organizational goal effectively and efficiently. It defines what tasks are done, how they are done, and how many times they are done, and in what order they are done. तो वही चीज़ है कि आपको जॉब कैसे करनी है, कितना काम करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो सब आपको बताता है। की पॉइंट क्या है, डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एम्प्लॉय, अफेक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात की थी, मोटिवेशन की बात की थी, एंड प्रोडक्टिविटी, जब व्यक्ति टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा सही से तो अल्टीमेटली कहाँ लीड करेगा, आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करेगा, है ना। कंसीडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एम्प्लॉय अप्रेजल, एस्पिरेशन एंड वर्किंग इन्वायरमेंट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इसमें दो ही चीज़ों को हम बेसिकली जब जॉब डिज़ाइन करते हैं ध्यान में रखते हैं, एक तो टास्क क्या है और आप कैसे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रख सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम जॉब डिज़ाइन को करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वर्क ओवरलोड है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को आप रिड्यूस कर देते हैं। आप जब अनवांटेड चीज़ हैं उनको आप रिमूव करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, वर्क ओवरलोड कम हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाएंगे। जो जॉब रोल से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल जो कुछ भी है वो कम हो जाएंगे, है ना। मेथड एंड टेक्निक ऑफ जॉब डिज़ाइन, आप जॉब को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड हैं। तो पहला है आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन से मतलब है कि आप जॉब कोई अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप उसको स्मॉल पीस में ब्रेक करिए, है ना। अगर आप स्मॉल पीस में उसको ब्रेक कर देंगे तो ट्रेनिंग देना और जॉब कैसी हो जाएगी, लेस स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, है ना। किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि आप कोई व्यक्ति कार ही बना रहे हैं ना, कोई कंपनी कार बना रही है तो आपने कुछ व्यक्ति को हायर किया, तो आपने मान लो सिर्फ 3-4 लोगों को हायर किया और सबसे बोल दिया कि कार बनाओ, है ना। लेकिन क्या होगा कि कोई व्यक्ति टायर लगा रहा है, कोई पेंट कर रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, कोई असेंबलिंग में कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, आपने किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन वहीं आपने क्या किया कि आपने लोगों को हायर किया और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बोला कि आपको सिर्फ पेंट करना है, आपको टायर लगाने हैं, आपको इंजन बनाना है। अगर आपने उनको जॉब को डिसाइड कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों में क्या होगा कि वो उस जो स्किल है उसको अच्छे से सीख जाएंगे, है ना, और उनकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो वही है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स टास्क था उसको आपने क्या किया, सिंप्लीफाइड टास्क में ब्रेक कर दिया। ऐसे ही जॉब रोटेशन आता है। जॉब रोटेशन से मतलब क्या है कि मान लो कोई एक व्यक्ति, जैसे अगर आप बैंक में हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली प्राइवेट बैंक में होता है ऐसा कि जहाँ पे आप देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति कैशियर पे होता है तो फिर उनका काउंटर चेंज कर दें, फिर दूसरे काउंटर पर बिठा देते हैं, फिर और दूसरे काउंटर पर उनको बिठा देते हैं, है ना। कहीं पब्लिक रिलेशन वाले काउंटर पर बिठा देंगे उनको, कहीं किसी कैशियर वाले पे, कहीं ऑडिट वाले पे, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो यही होता है जॉब रोटेशन। एम्प्लॉय शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एट सेम लेवल, प्रोवाइड वेराइटी, रिड्यूस बोर्डम, जिससे क्या होगा कि बोर्डम कम हो जाएगा, एंड इंक्रीज लर्निंग, और किसी व्यक्ति की लर्निंग भी इंक्रीज कर जाएगी और आपके पास भी ऐसे रिसोर्स होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मल्टीटास्किंग होगा, है ना। कैन बी हॉरिजॉन्टल प्लान रोटेशन फ्यू मंथ और सिचुएशन, आप इसको या तो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं, या कैसे भी आपके जैसा आपको सूट करता है उसे रोटेट कर सकते हैं। जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट से मतलब है कि मान लो आपने एक व्यक्ति एक काम को काफ़ी दिन से कर रहा है तो क्या होगा कि बोर हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि सेम लेवल के जो टास्क होते हैं आप उसको और टास्क असाइन कर देंगे जिससे कि वो बोर्डम फील ना करे। यहाँ पे क्या आप स्कोप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक व्यक्ति को और ज़्यादा टास्क असाइन कर रहे होते हैं। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ जॉब बाय एडिंग मोर रिलेटेड टास्क। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंसिव। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंसिव में मतलब है कि उसको आप ज़्यादा हाई या कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं दे रहे हैं बल्कि उसी लेवल के टास्क दे रहे हैं जिस पर वो काम कर रहा है, लेकिन उसके टास्क इंक्रीज कर दे रहे हैं आप। रिड्यूसिंग मोनोटोमी, इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट। डज नॉट रिक्वायर न्यू स्किल बट मे रिक्वायर लॉन्गर ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल क्लर्क डूइंग ओनली टाइपिंग मे ऑल्सो हैंडल ड्राफ्टिंग लेटर एंड फाइलिंग। तो यही चीज़ है कि आपने
जॉब पे इन वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज़ नहीं किया, तो हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि और सेम लेवल पर जो टास्क थे उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो थे उनमें आपने उनके साथ और टास्क को आपने उनको असाइन कर दिया, जिससे कि उनको बोर्डम फील ना हो और वो और सारी चीज़ों को सीख सकें। वैसे ही फिर है जॉब इनरिचमेंट। जैसे यहाँ पर जॉब इनलार्जमेंट था, जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि आपने अब वर्टिकल डायरेक्शन में उनको आप बोल सकते हैं कि आपने उनको टास्क असाइन कर दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क असाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि व्यक्ति को लगेगा कि हाँ उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और ज़्यादा काम करने की, तो वो मोटिवेट फील करेंगे वहाँ पर। एम्प्लॉय मोटिवेशनल टेक्निक, वर्टिकल एक्सपेंशन, एड मोर चैलेंजिंग टास्क, ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंक्रीज वेराइटी, रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आप डेफिनेटली आप जब कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करेंगे तो आपको नई स्किल सीखने को मिलेगी, जिससे आपकी ग्रोथ है और रिकॉग्निशन है वो आपको दिया जाएगा, है ना। इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट। तो ये हमारे कुछ मेथड थे जॉब डिज़ाइन के, जो कि हमने देख लिए। इसका एक टॉपिक और है HR आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि आपने अपने जो HR के काम है वो आपने आउटसोर्स कर दिए, किसी दूसरे फर्म को दे दिए, जो HR डिपार्टमेंट को ही मतलब हैंडल कर रहे होते हैं। बहुत सारी HR आउटसोर्सिंग होती हैं। कि कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो उसके बिहाफ पे वो किसी और कंपनी को हायर करते हैं जो HR ऑपरेशन में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनके बेस पे वो क्या करती है कंपनी, पहली कंपनी के लिए मान लो कंपनी A है, ये हायरिंग करना चाह रही है, लेकिन इनके पास क्या है HR डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये कंपनी B के पास गए जो कि HR में ही क्या है स्पेशलाइजेशन है उनकी, लोगों को हायर या रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कंपनी इनके पास गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप हमारे लिए लोगों को हायर करो। तो ये अब B कंपनी क्या करेगी, मार्केट से लोगों को देखेगी, है ना, जो मार्केट है या इंडस्ट्री उनमें से लोगों को सर्च करेगी और कंपनी A के लिए रिक्रूटमेंट करेगी, जिसके लिए A कंपनी B को पे करती है। तो यही होता है HR आउटसोर्सिंग, जहाँ पे आप किसी और कंपनी को हायर करते हैं अपने HR डिपार्टमेंट के लिए। इससे क्या होता है कि कंपनी A सिर्फ लोगों को मैनेज करने में ध्यान खर्च नहीं करेगी, वो अपने जो उनका मेन काम है या प्रोडक्शन करना, किसी प्रोडक्ट को बेचना बनाना, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, इसलिए आउटसोर्सिंग करते हैं, है ना। तो यही होता है HR आउटसोर्सिंग। आप कितने टास्क के लिए HR आउटसोर्सिंग करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मान लो आप रिक्रूटमेंट पे कर रहे हैं या पूरा ही आपने आउटसोर्स कर दिया, या सिर्फ रिक्रूटमेंट आउटसोर्स किया है, पेरोल एंड टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एप्लीकेंट ट्रैकिंग, तो ये सब आप HR आउटसोर्सिंग के पार्ट्स होते हैं। तो आज हमने देख लिया कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, उनके हमने 2 पार्ट देख लिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि जॉब एवेल्यूशन क्या होता है, एंड देन आफ्टर हमने देखा कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है। फिर जॉब डिज़ाइन के हमने कुछ मेथड देखे, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट। एंड फिर हमने जॉब HR आउटसोर्सिंग देख लिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।